लास्ट क्लास में हम लोग ने हेडिंग्स के टैग पढ़ लिए थे और नॉर्मल हेडिंग्स इनपुट और इमेजेस वगैरह के टैग पढ़ लिए थे और लिंक कराना पढ़ लिया था दूसरे वेब पे दूसरे पेजेस को। सही है, इतना क्लियर है सबको? जी, इतना क्लियर है। जी टेबल्स एक जी बार बताइए क्या। रिपीट करा दिएगा। आज मैं 3 टैग पढ़ाऊँगा, एक है div का टैग और एक है empty टैग और एक टेबल का टैग पढ़ा दूँगा। सही है? आप लोग के लिए रिपीट कराने के लिए, फिर हम लोग CSS की तरफ जाएँगे। सही है। सो एक जैसे ये पूरी बॉडी है, इसके अंदर हम लोग काम कर रहे होते हैं। इस बॉडी में हम लोग काम कर रहे होते हैं ना, तो ये वाइट लाइंस हैं। अब इस वाइट लाइंस को भी मल्टीपल हिस्सों में डिवाइड करने के लिए कि हेडिंग के टैग में तो पूरी लाइन आ जाती है, अगर हम बहुत सारे सेक्शंस बनाने होते हैं, जिस तरह से जो सेक्शंस होते हैं उसके लिए यूज़ होता है div। div जो है एक वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है हेडिंग की तरह। अच्छा, ये थोड़ा गौर करिएगा क्योंकि ये वाले जो div का टैग है हम ज़्यादातर यही यूज़ हो रहा होता है। और ये div के टैग में हम लोग ने कोई भी टैग डाल सकते हैं, हम h2 का डाल सकते हैं, पैराग्राफ का डाल सकते हैं, स्पैन का डाल सकते हैं। ये देखें, पर इसमें चेंजेस क्या है कि अगर मैं इनलाइन CSS यूज़ करके आप लोग को दिखा रहा हूँ, बस आपको ऐसा शो करा रहा हूँ कि इस पीछे डिफरेंस क्या आता है। सही है? ये देखें, ये है बॉडी। बॉडी तो पूरी वाइट है, आप लोगों को पता है। ये आ गई डिव। आप लोग को स्टाइलिंग में डिफरेंस दिखा कि अगर हम लोग को किसी पर्टिकुलर सेक्शन में करना हो, अगर यहाँ पे हम लोग की नैव बार हो, नैव बार में मल्टीपल हेडिंग्स हो, मल्टीपल स्टाइलिंग हो, मल्टीपल क्लासेस हो यूज़ हो रही हो, या एक उस पे पूरे नैव बार पे क्लिक करने पे कोई और सी पॉपअप आ रहे हो, तो उसके लिए हम लोग डिव यूज़ करते हैं। एक डिव होता है कंटेनर, ये भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। अच्छा, डिव का फ़ायदा ये होता है, हम डिव क्यों यूज़ करते हैं, हम लोग नॉर्मल टैग्स भी यूज़ कर सकते हैं। अब अगर हमें कोई H1 H2 H3 को इन लाइन में लेके जाना है, मतलब इन सबको इन लाइन एलिमेंट बनाना है, ब्लॉक लेवल हटा के ब्लॉक लेवल्स की इनकी प्रॉपर्टी चेंज करनी है। जैसे मैंने आपको बताया था, प्रॉपर्टीज़ चेंज हो सकती है। डिस्प्ले करके हम लोग ने फ्लेक्स करेंगे, इसमें जितने भी देखें ब्लॉक लेवल एलिमेंट भी होते हैं ना, वो भी इनलाइन एलिमेंट में आ गए। इससे फ़ायदा क्या हुआ कि हम लोग को कोई हेडिंग्स यूज़ करनी है और हेडिंग के साथ आगे उसके पैराग्राफ वगैरह लिखने हैं, या कोई इसमें पूरी क्लास को जितने हिस्से को कोई भी हम लोग ने स्टाइलिंग देनी है। जैसे मैंने इस पूरे हिस्से को ब्लू कर दिया, अगर मुझे इस पूरे हिस्से को ब्लू करना बगैर डिव के करना होता तो मैं इसको भी बैकग्राउंड कलर ब्लू देता, फिर इसको भी बैकग्राउंड कलर ब्लू देता, फिर इस पेन को भी बैकग्राउंड कलर ब्लू देता। इससे क्या होता कि हम लोग के ब्लू कलर में भी ब्रेक्स आ रहे होते हैं, बीच में वाइट 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 आ रहा होता है। ये देखें, जैसे अगर मैं इसमें करूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स हटा देते हैं, अभी के लिए इतना रखते हैं। ये देखें, ब्रेक आ रहे हैं, और इससे फिर हम लोग का काम भी ज़्यादा बढ़ गया कि हमें एक ही क्लास मल्टीपल जगह देनी पड़ी। और अगर पानी का आप एक मिसाल लेते हैं पानी की, सही है, आप बोतल से निकाल के एक एक घूंट करके पियेंगे या फिर एक ही साथ ग्लास में डाल के पूरा ग्लास पियेंगे। ऑब्वियसली जो काम आसान होगा, जो चीज़ कंटेनराइज हो सकती है, उसको ही यूज़ करेंगे। तो हम लोग इसको कंटेनर करते हैं अपना काम आसान करने के लिए डिव से। डिव भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट में आता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है क्योंकि हम ज़्यादातर आगे डिव यूज़ कर रहे होते हैं या फिर एम्प्टी एलिमेंट। इसी तरह से किसी आपको डिव नहीं चाहिए, ब्लॉक लेवल एलिमेंट नहीं चाहिए, इसको आप एम्प्टी एलिमेंट कन्वर्ट कर सकते हैं कि दैट्स इट, ये एम्प्टी एलिमेंट में कन्वर्ट हो गया। आई थिंक, यप,
अभी ये GRX में होते हैं, इसमें नहीं होता। यप, GRX में होता है, इसमें सिर्फ div होता है। बाकी ये देखें div का हो गया। अब हम लोग आते हैं, पहले div समझ में आ गया सबको? div आ गया या मैं रिपीट कराऊँ? रिपीट कर दो। ओके, div की मिसाल लेते हैं, एक मिनट। ओके, आप लोग को इस तरीके से ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। नहीं, ये कोड लिखा हो, ये पूरी एक div है, सही है। इसमें हेडिंग्स भी आ सकती है, एक ये सेपरेट बॉडी है, इतनी ये सेपरेट बॉडी है, समझिए यहाँ से यहाँ तक ये एक सेपरेट बॉडी है। बॉडी के अंदर मल्टीपल बॉडी के एक, समझ लें ऑर्गन, जैसे एक हाथ है उसका स्पेसिफिक काम होता है बॉडी में, इसी तरह से एक डिव का स्पेसिफिक काम होता है कि ये इतने हिस्से तक ही रहेगी, हाथ आपके आगे नहीं आएगा, आपके उसमें मतलब मुंह पे नहीं, मुंह से हाथ नहीं निकलेगा। तो इस तरह से डिव का ना स्पेसिफिक जगह बना देते हैं, उसको कंटेनराइज कर देते हैं। एक पानी कहीं पे फैला हुआ है, सही है, वो आपके किसी काम का नहीं है। आप किसी उसको कंटेनराइज करके काम में लाएंगे ना, बाल्टी बना के, क्या आप फेंकेंगे बाहर, पौधों में देंगे या फिर पानी के बोतल में डाल के यूज़ करेंगे। फैला हुआ तो किसी काम का नहीं है ना। अगर हम यहाँ पे मल्टीपल एच बना दें, मल्टीपल एच की लगा दें, डिव हटा दें, ये अभी हमारी फैली हुई वेबसाइट है, सही है। एक हेडिंग यहाँ पड़ी हुई है, एक हेडिंग यहाँ पड़ी हुई है, एक हेडिंग यहाँ पड़ी हुई है, एक हेडिंग यहाँ पड़ी हुई है। अब इस हेडिंग में कोई फंक्शन लगाना है कि इन सारी हेडिंग्स में एक ही फंक्शन लगाना है कि भाई हम मैं इसको क्लिक करूँ इसको क्लिक करूँ तो कोई फंक्शन कॉल हो जाए, या फिर इन सारी हेडिंग्स के ना बैकग्राउंड कलर देना है, एक ही साथ टेक्स्ट चेंज करना है इन लोग के, मतलब फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट हाइट वगैरह, मतलब इनको थोड़ा खूबसूरत बनाना है। तो आप ये करेंगे कि अलग अलग में जाके एट्रीब्यूट्स देंगे, जैसे एट्रीब्यूट आपको मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाए थे, मल्टीपल एट्रीब्यूट्स होते हैं। यहाँ पे स्टाइल के एट्रीब्यूट देंगे, या फिर इन लोग का साइज़ बढ़ाना है तो फिर विड्थ वगैरह के एट्रीब्यूट देंगे। इससे अच्छा ये नहीं है कि एक इन सबको एक चीज़ में पैक कर दें और उस पैक वाली चीज़ को ही कलर वगैरह दे दें। इस तरह से हमारा काम भी आसान होगा और हम लोग को बाद में चीज़ें भी क्लियर होंगी। ये मैंने पैक करा, ये देखें ये हो गया। अगर मैं इसको पैक नहीं करता, अब मुझे सब में जाके एट्रीब्यूट लगाना होता है स्टाइल का। इसी तरह से स्टाइल का एट्रीब्यूट इसमें लगाया, इसमें भी लगाया, इसमें भी लगाया, इसमें भी लगाया। अब तो इस अगर हमें सब में नहीं लगाना तो? सब में नहीं लगाना तो अलग अलग वो हो सकते हैं। जैसे अगर आपको ये हम लोग ने डिव बनाई थी, आप ये चाह रही है ना कि इसका कलर दूसरा आ जाए, सेकंड वाली का या किसी का भी, इसमें फिर आपको जी डिफरेंस करना है तो स्टाइल करके इसमें एट्रीब्यूट लगा दें। बैकग्राउंड कलर अगर इसका हम रेड करना चाहते हैं, ये रेड हो जाएगा, ये देखें रेड हो गया। फिर भी जी कंटेनर में है ये, ऐसा नहीं है कि कंटेनर से बाहर चले गया, डिव के कंटेनर से, कंटेनर में है। अगर मैं इसको कमिट कर दूंगा, रेड को हटा देते हैं, ये देखें ब्लू आ गया। ओके। तो अगर हमें बिलू सब पे नहीं करना, मतलब सिर्फ एक दो पे करना है ऊपर के, तो बाकी सब पे वैसे ही नॉर्मली? ये एक आपको मिसाल दे रहा हूँ कि कलर्स के लिए, कि मतलब कलर आपको इस वजह से दिखा रहा हूँ कि विजिबल हो जाए। इस तरह से अगर आपको बाकी दो में नहीं करना तो आप बाकी दो को बाहर निकाल के कर लेंगे। ये एक चीज़ कंटेनराइजेशन होती है, सही है। ये सही देखिए हम लोग ने सही बाहर सही। निकाल लिया, वो होगा। जी क्योंकि रिएक्ट जो आगे हम लोग पढ़ेंगे उसमें होते हैं कंपोनेंट में डिवाइड, सही है। उसमें ये जी होता है कि एक ये इतना हिस्सा कोई और सी फाइल से आ रहा होगा, इतना हिस्सा कोई और सी फाइल से आ रहा होगा, तो उसको सेट करने के लिए तो हम लोग div ज़्यादा यूज़ करते हैं। div या एम्प्टी एलिमेंट JRX का हिस्सा है, वो आगे पढ़ाऊंगा, सही है। जी अब div समझ में आ गए सबको? जी जी जी। ये एक तरह से बॉडी है, स्मॉल बॉडी, कंटेनर करने के लिए, मल्टीपल एलिमेंट्स को कंटेन करने के लिए आती है। अब div का फ़ायदा ये भी होता है कि अगर हम लोग को ये जो हेडिंग्स हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, सही है। अब हम लोग को इस ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स को इनलाइन एलिमेंट बनाना है। मैंने इस पे लगा दिया डिस्प्ले फ्लेक्स, ये CSS की प्रॉपर्टी है, आज CSS पढ़ेंगे तो इसमें आएगा।
ये देखें सारी जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है वो इनलाइन एलिमेंट बन गए। डिव का फ़ायदा ये, कंटेनराइजेशन का फ़ायदा ये, आप उसमें कस्टमाइजेशन ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं वापसी टेबल पे, सही है। हम्म, ओके H1 का हमने टैग डाल दिया टेबल, ये तो वो पूरा बन गया टेबल, सही है। ये हमारा टेबल है, टेबल की हेडिंग है। अब इसमें हम लोग को एक टेबल बनाना है, डिव के अंदर ही टेबल बना रहा हूँ, ये टेबल बनाया मैंने, सही है। क्लोज कर दिया। अब टी हेड का टैग ओपन करा। फैजान आपके माइक से थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रही है। ओके थैंक यू। अभी ओके सर। फिर टी हेड का डाल दिया हेडिंग्स के लिए, जो सॉरी कैपिटल टी हो गया। इसमें टी आर हो गया, सही है। ये टी हेड की जो होती है ना, मैं कमेंट भी आप लोग को दिखाते रहता हूँ, ये होती हैं टेबल हेडिंग्स। ओके टेबल हेडिंग्स रॉ नहीं करते इसको, हम लोग दे रहे हैं पार्ट, टेबल हेडिंग पार्ट। ओके जो भी हेडिंग्स में डालना होता है, जैसे एक्सेल का मैंने आप लोग को लास्ट टाइम में मिसाल दी थी वो। फिर टी आर जो होती हैं ये होती हैं टेबल रॉस। देखिए इनकी एब्रीविएशन भी है जो है ना, ये खुद को सेल्फ डिफाइन करती है। जिस तरह से ये अभी टी को हटा दें आप, हेड देखेंगे, ये हेड पूरी HTML डॉक्यूमेंट को डिफाइन नहीं कर रहा था कि इसका नाम वगैरह सब ऊपर बता रहा था। ये होती हैं इसमें सारी ये चीज़ें आती हैं। फिर ये टी आर से ज़ाहिर ही हो रहा है टेबल रॉज है, तो फिर ये टेबल रॉज के लिए काम आती हैं। एक रॉ में कितना डेटा होगा या कितनी हेडिंग्स होगी, हाईलाइट करने के लिए। जैसे हेडिंग्स के लिए हम लोग टैग्स यूज़ कर रहे होते हैं H1 H2 H3, टेबल्स में होता है TH, नॉर्मल TH, बस TH डाल दें, TH, ये हो जाएगी हेडिंग के लिए इस्तेमाल। इसमें हम लोग दे देंगे नेम क्लास, सिर्फ ये दो दे दें। ये देखें नेम और क्लास आ गया। टेबल में एक एट्रीब्यूट दे देते हैं बॉर्डर का 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ओके सेट। सर ये क्लास में जो आपने अभी क्या बोलते हैं डिव में और क्लास में फर्क क्या है? डिव में और क्लास में फ़र्क बहुत है। डिव एक एलिमेंट है, सही है, और क्लास एक एट्रीब्यूट है। समझ में आई बात। डिव थोड़ा यूनिक्स सा और डिफाइन कर दें। देखें, डिव जो है ना, ये क्लास और डिव को कम वो मैच ना करें, इसमें कंफ्यूज ना हो। डिव एक HTML का एलिमेंट है, सही है, और क्लास जो है वो HTML का एक एट्रीब्यूट है जो CSS के लिए यूज़ होता है। समझ में आई बात। एक एलिमेंट और एक एट्रीब्यूट में क्या फ़र्क है। एक एलिमेंट खुद सेल्फ डिफाइन होता है, एट्रीब्यूट उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे आपका ग्रामर में थोड़ी वीक है, मैं नाउन और नहीं, नाउन और प्रोनाउन नहीं, एडवर्ब और वर्ब ऐसे कुछ था, जो एक तो नाउन की काम डिफाइन कर रहा होता है वर्ब, और एडवर्ब जो कैसा काम है उसको डिफाइन कर रहा होता है। आई थिंक यही है शायद, है ना, यही है ना, मुझे करेक्ट करना अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने ग्रामर काफ़ी अरसे से नहीं पढ़ी। इसी तरह से ये वर्ब है, ये काम कोई हो रहा है, HTML पे काम हो रहा है कि एक सेक्शन बन रहा है, सही है। ये आपकी बॉडी है, सही है, इस पर एक सेक्शन बन रहा है जो कि अभी ये इसमें ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। इसमें मल्टीपल टैग्स आ सकते हैं, ये एक टैग आ गया, ये एक टैग आ गया, सही है। अब इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़, इसमें हम लोग मल्टीपल एट्रीब्यूट्स दे सकते हैं, सही है, एट्रीब्यूट्स। इसमें आईडी का एट्रीब्यूट दे सकते हैं, एट्रीब्यूट की बात कर रहा हूँ मैं, टैग की बात नहीं कर रहा, एट्रीब्यूट की बात कर रहा हूँ।
इसमें क्लास का एट्रीब्यूट दे सकते हैं, सही है। जैसे इस ज्यादातर हम इसके अंदर स्टाइलिंग सीएसएस इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि डिव के अंदर। अच्छा, टीएच का मतलब क्या होता है? टीएच का मतलब होता है टेबल हेडिंग। टेबल हेड और सही। टेबल हेडिंग में डिफरेंस अभी मैं आपको बता रहा हूँ, सही है। क्लास का एट्रीब्यूट स्टाइलिंग के लिए तो होता है। इस तरह से आप जावास्क्रिप्ट में भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर कोई आपको एचटीएमएल की कोई टैग, पर्टिकुलर टैग उठाना है, सही है, उसको डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी भी कर सकते हैं या बाय क्लास भी कर सकते हैं। फैजान, आपके माइक से थोड़ा शोर आ रहा है, आप अगर कुछ पूछ रहे हैं तो बंद कर दें। और अगर डिफरेंस अगर हम देखना चाहे आईडी और क्लास के अंदर, तो ये समझ लें कि हम इनको जो अगर डिव के अंदर आईडी भी दे सकते हैं और क्लास भी दे सकते हैं। मल्टीपल क्लास और आईडी में एट्रीब्यूट्स, क्या फर्क है? मल्टीपल एट्रीब्यूट्स दे सकते हैं। देखें, क्लास और आईडी में इतना डिफरेंस नहीं होता। आईडी हम लोग यूनिक देते हैं, सही है। आईडी हम लोग यूनिक इस वजह से देते हैं कि अगर ये एक आईडी है, रुकें मैं आपको दिखाता हूँ सब इरेज करके, ऐसे ही देख लें। आपकी ये एक आईडी है ना, सही है। अगर दो बटन्स पे, ये एक बटन है, सही है, ये दो बटन है। अब दो बटन पे स्टाइलिंग एक जैसी करनी है, सही है, पर फंक्शंस अलग 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 कॉल कराने के। इस पे अगर कॉल हो तो कुछ और अलर्ट हो, इस पे कुछ कॉल हो तो कोई और सा फंक्शन चले, सही है। तो इसके लिए हम लोग को यूनिक रखना पड़ता है। आईडीज हमेशा यूनिक होती है। क्लास मल्टीपल जगह पे रिपीट हो सकती है, समझ रहे हैं? समझ में आई बात? एक ये स्टैंडर्ड बना हुआ है कि आईडी यूनिक होती है, क्योंकि आईडी, आपका जो पर्टिकुलर नाम है, आपका जो सीएनआईसी पे आईडी लिखी हुई है, वो यूनिक है। आपकी कोई वो सीएनआईसी की आईडी किसी और सीएनआईसी पे नहीं होती, क्योंकि वो उसको डिफ़ाइन कर रही होती है। आपको डिफ़ाइन करिए कि आपका रिकॉर्ड रखी हुई है कि नादरा में इस आईडी के अगेंस्ट ये वाले बंदे का रिकॉर्ड है, सही है। हसीब, आपका माइक चल रहा है। आई मीन कैमरा चल रहा है। समझ में आई? और क्लास जो होती है, जैसे क्लास में आपका समझ लें जेंडर की क्लास है। सीएनआईसी की मैं मिसाल दे रहा हूँ, आप लोगों को ज़्यादा आसानी से समझ में आएगी। जैसे जेंडर की क्लास है, हर सीएनआईसी पे लड़के में जो होता है, लड़के का सीएनआईसी, उसमें मल्टीपल ये तो नहीं है ना, जैसे ये जेंडर है, जेंडर मल्टीपल अलग अलग जेंडर लिखे हुए हैं। जेंडर तो एक ही लिखा हुआ है ना, मेल मेल मेल। क्लास एक ही यूज़ हो रही है कि डिफाइन कर रहा है कि ये भाई मेल वाली क्लास में, और सीएनआईसी डिफाइन कर रहा है कि ये भाई ये इस बंदे से अलग है, सीएनआईसी नंबर जो है। समझ में आई बात? क्लास और आईडी का डिफरेंस, या नहीं आई तो मैं रिपीट करूँ? नहीं रिपीट आगे किया या आप नहीं आई? आगे हाँ, आगे। कर दे। चले मैं आप लोग को एक रिपीट करके दिखा देता हूँ, मसला नहीं है इतना। स्क्रिप्ट लगाते हैं। फैजान, आपकी वो आ रही है। हम लोग यहाँ पे ए दे देते हैं। ये देखें, इसी में दबाया मैंने समीर आ रहा है, इसमें दबाया मैंने एजाज आ रहा है, सही है। अगर हम लोग इसको आईडी से डिफाइन करें, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं btn1, इसकी आईडी यूनिक देते हैं btn1, इसकी आईडी हम लोग यूनिक देते हैं btn2, सही है। अगर हम लोग ये डिफाइन नहीं करते भाई, हम लोग बस ये लिख देते हैं अलर्ट,
अब ये थोड़ी हाई पे जा रही है, पर मैं आप लोग को डिफरेंस बता रहा हूँ, बस अलर्ट देखिएगा, ये सब नहीं देखें, बस अलर्ट देखिएगा। बल्कि इससे अच्छा हम लोग करते हैं BTN1 सही। तो सर ये ज्यादातर जो है आईडी हो गई और क्लास हो गई, ये ज्यादातर सीएसएस की हो गई, एचटीएमएल की हो गई। क्या दोबारा रिपीट करिएगा, आपकी आवाज़ सही से नहीं आई। हेलो, दोबारा रिपीट करिएगा, आपकी आवाज़ सही से नहीं आई। आईडी जी जो आप एट्रीब्यूट बता रहे हैं आईडी का, जी। आईडी हो गई और क्लास हो गई, तो ये ज्यादातर सीएसएस में यूज होगी या एचटीएमएल में भी यूज होती है? देखें, ये ज़्यादातर आपको डिपेंड करता है, आप किस में ज़्यादा यूज़ करना चाह रहे हैं। क्लास ज़्यादातर जो होता है वो स्टैंडर्डाइज है कि हमारा CSS में यूज़ हो रही होती है ज़्यादातर। फिर जो बची आईडी वो हम लोग जावास्क्रिप्ट के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। क्लास का जो स्टैंडर्ड है ना, वो है आईडी के लिए, मतलब क्लास का जो है वो CSS के लिए, कि CSS में हम क्लासेस बनाते हैं, मल्टीपल क्लासेस बना रहे होते हैं। ये हमारा स्टैंडर्ड है कि मल्टीपल क्लासेस बना रहे होते हैं। और आई उसके लिए जावास्क्रिप्ट के लिए हम लोग आईडी से ले रहे होते हैं, क्योंकि आईडी ना हमेशा एक ये रूल है कि यूनिक रखनी होती है। आप किसी का, अगर अभी मैं आपको डिफरेंस दिखा रहा हूँ, ये देखें। आई थिंक ऐसे होता है, सेट इनर HTML होता है, HT नहीं, ऐसे नहीं होता। वेट, डायरेक्टली होता है ना शायद, इनर एचटीएमएल डायरेक्ट लिख देते हैं। नहीं, आई थिंक उसमें लिखते हैं ना, ये तो सेट एंड सेट डेंजरसली पुट। सर इतनी कोडिंग से बात करके समझ में और नहीं आ रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप जब भी मैं आप लोग को बोल रहा हूँ कि इसमें ज़्यादा नहीं चले, हम लोग डॉट इनर टेक्स्ट करते हैं। हाँ सही है, ओके। ओके सेट है, अब हो जाएगा, सही है। ये देखें, दो डिफरेंस देख लें अभी, बस ये डिफरेंस चेक कर लें। मैंने ये हेडिंग इसकी आईडी इसकी यूनिक दी थी, सही है, तो ये सिर्फ एक ही आईडी पे हुआ है। और अगर मैं इसको क्लास करूँ, क्लास नेम, सही है, अगर मैं इसको क्लास नेम से करूँगा ना, अभी भी नहीं हुआ, ये चल नहीं रहा, क्योंकि एच छोटा था आई थिंक। अभी चल नहीं रहा है यार, ये मसले का होता है। असल में इसकी इतनी नीड नहीं होती, बाय आईडी ही करे होते हैं। ये मैं आपको डिफरेंस दिखा रहा था।
ये देखें, अब इसने सारे जो जितने भी क्लास नेम के ये थे ना, जितने भी क्लास के वो थे एलिमेंट थे, जैसे ये हेडिंग का एलिमेंट है क्लास, ये वाली है हेडिंग, ये सारे इसने अपने अंदर स्टोर कर लिए। अब इंडेक्सेस ये आगे जावास्क्रिप्ट का वो है, इंडेक्सेस से ये डिफाइन कर रहा है ये किसको चेंज करना है। अगर सबको करना है तो यहाँ पे लूप लगा करते हैं, ये भैया आप लोग से काफ़ी ऊपर हो जाएगा। अभी वापसी आ जाते हैं क्योंकि फिर सब कंफ्यूज हो जाएंगे। सही है, आ जाएं वापसी अगर इजाज़त है। ये CSS में डिफाइन कर देंगे ज़्यादा। हाँ शायद डायरेक्टली ऐसे नहीं होता क्योंकि वो जी जी वापस आ जाए। वापस आ जाए। अरे रिटर्न करेगा पूरी, तो अरे के ऊपर नहीं लगा सकते हम डायरेक्टली। जी जी, वो डॉट मैप वगैरह स्क्रिप्ट को हटाते हैं अभी। आईडी बस अभी के लिए ये कॉन्सेप्ट रख लें कि आईडी यूनिक रखनी होती है। सही है, और क्लास जो होती है ये आपकी मल्टीपल पे जगह पे यूज़ कर सकते हैं। समझ में आ गई बात। एक क्लास जैसे मैंने हाँ लास्ट क्लास में बताया था कि हम लोग ने रेड क्लास बना दी CSS में, और यहाँ पे कहीं मल्टीपल जहाँ पे रेड बैकग्राउंड करना था वो हम लोग ने क्लास नेम रेड 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 दे दिया। इसी तरह से उसी क्लास के अंदर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब वो वापसी टेबल पे आ जाते हैं, वरना मुझे बाद में क्यूरीज आ रही होती है कि ये ज़्यादा आप तेज़ पढ़ाने या ज़्यादा आगे चलेगा। TH में होता है, एक मिनट, ओके सही है। TH में आता है टेबल हेडिंग। सही है, और ये टी हेड जो है ये टेबल हेड है। ये चीज़ जो है ना, मैं एक मिनट बाकी सारी चीज़ें डिलीट कर देता हूँ। ये जो चीज़ है ना ये टेबल हेड है, मतलब जो टेबल के ऊपर की हेडिंग्स वगैरह होंगी या टेबल के जो टॉप लाइन होती है, जैसे एक्सेल में जाते हैं ब्लैंक वर्कबुक, ये जो चीज़ होती है ये हेडिंग है, ये इसका हेड है। इतना पूरा जो ये है ना, यहाँ से लेके बहुत सारे अभी यहाँ तक डिफाइन कर लें ABCD, जो ये है ये टेबल हेड तक है, ये टेबल हेड है। इसके अंदर जो ये A है ये टेबल हेडिंग है। थोड़ा लूप वाली चीज़ है कि टेबल हेड और टेबल हेडिंग, पर इसमें यही चीज़ है कि एक टेबल हेड में मल्टीपल हेडिंग्स हो सकती हैं। इस तरह से अगर टेबल हेड के बाद आएंगे टेबल बॉडी, इस टेबल बॉडी में TR मतलब TR टेबल रॉ क्रिएट करिए एक हम लोग ने, एक रॉ के अंदर जो डेटा डालना है वो TD डाल दिया। सही है, टेबल डेटा जो एक सेल पर्टिकुलर, ये इतनी पूरी एक रॉ है, और ये जो एक चीज़ हाईलाइट हुई है ये इतनी पूरी एक रॉ है, ये एक चीज़ जो हाईलाइट हुई हुई है ये TD है, मतलब टेबल डेटा। इसमें जो हम डालेंगे TD के उसमें जो डालेंगे वो इधर आएगा, यहाँ पे ये देखें। ये देखें, अब मल्टीपल जगह पे क्या होता है कि अगर हम लोग एक हेडिंग लिखना भूल जाते हैं, एक एक हेडिंग लिखना भूल जाते हैं और या फिर एक एक्स्ट्रा बना देते हैं टेबल डेटा, ये देखें उसके नीचे एम्प्टी हो जाता है, ऊपर हेडिंग कोई भी नहीं आई पर नीचे डेटा हुआ हुआ है। ये भी केसेस होते हैं बहुत सारे। तो आप ये माइंड में रखिएगा कि जितनी हेडिंग्स बनाएं और उतनी ही नीचे टेबल डेटा दें, अगर आपको नीड नहीं है एक्स्ट्रा टेबल डेटा की, वरना आप बना सकते हैं। अभी टेबल समझ में आ गया या फिर दोबारा रिपीट करूं, क्योंकि आज की क्लास थोड़ी कॉम्प्लेक्स जा रही है मुझे पता है। आ गया समझ। आ गया समझ में। जी जी अब एक और टैग है, उसके बाद हम लोग CSS पे चलते हैं। जो लास्ट टैग है वो है हम लोग का उसका किसका टैग है, नाम बोल रहा हूँ मैं, लिस्ट का टैग। लिस्ट दो तरीके की होती हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट। सही है,
इसमें अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए यूएल पहले, जैसे टेबल के लिए पहले हम लोग टेबल की हेडिंग डालते थे, टेबल का टैग बनाते थे, इसी तरह से अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए यूएल लिखते हैं। ये सेल्फ डिफाइन ही कर रहे हैं अपने आप को। ये देखें, यू एल इज इक्वल टू, यू से आता है अनऑर्डर्ड, एल से लिस्ट। अब इसके अंदर जो भी चीज़ आएगी वो होती है लिस्ट आइटम। लिस्ट आइटम एल आई, ये हो गया एक लिस्ट आइटम। अब हम इसमें कुछ भी लिख देंगे, जैसे समीर लिख देते हैं, इसी तरह से मल्टीपल लिख देते हैं। ये देखें, लिस्ट बन गई हम लोग की एक, ये खुद ही डॉट आ गए लाइन। ये देखें, मैंने कुछ भी नहीं करा है, बस एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई है, टैग डाला है, उसके अंदर उसके लिस्ट आइटम डाल दिए, ये लिस्ट आइटम है, ये लिस्ट आइटम है, ये लिस्ट आइटम है। इसी तरह से ऑर्डर्ड लिस्ट जो होती है उसमें बस व्यू की जगह ओ ऑर्डर्ड लिस्ट। ये देखें, अब इसमें काउंटिंग आ गई। पहले अनऑर्डर्ड लिस्ट में आ रही थी डॉट, यहाँ पे जो नंबरिंग में आ रहे थे डॉट डॉट डॉट, और इसमें आ गई काउंटिंग। डिफरेंस पता चल गया अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट का। सर इसको हम टेबल डेटा यूज कर सकते हैं, जी, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट को हम टेबल डेटा में यूज कर सकते हैं। सॉरी मेरा माइक बंद था। आया समझ में कुछ? ऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम लोग डाल रहे होते हैं ओ, अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए यूज़ हो रहा होता है यू। इसको अगर हम यू कर देंगे ये अनऑर्डर्ड लिस्ट बन जाएगा। टैग क्लोज भी करना होता है। मेरा कब से माइक बंद था, थोड़ा रिपीट करेंगे? लिस्ट के बारे में ऑन था मेरा या नहीं था? ऑर्डर लिस्ट से बंद हुआ है आपका माइक। ओके सॉरी। ओके, तो हम लोग एक टैग के अंदर मल्टीपल टैग डाल सकते हैं। जैसे ये टीडी है, इसके अंदर हम लोग पैराग्राफ का भी टैग डाल सकते हैं। जैसे हेलो आई एम पैराग्राफ इन अ सेल। ये देखें, अब इसके अंदर हम लोग और टैग डाल सकते हैं। इसके अंदर हम लोग हेडिंग का भी टैग डाल सकते हैं, हेलो आई एम हेडिंग इन आर टैग। ये देखें, एक टैग के अंदर हम लोग मल्टीपल टैग यूज़ कर सकते हैं, वो टैग का कंटेंट कहलाएगा। कुछ पूछना है? रिपीट कराऊं या फिर रुकें? नहीं सर, समझ में आ गया। एक बार रिपीट करा दें बस इसको। देखें, ये एक टैग है, ये सब छोड़ें, ये बॉडी का भी एक टैग है ना, ये बॉडी है, ये भी एक टैग है। इसके अंदर हम लोग मल्टीपल टैग यूज़ कर रहे हैं। इसके अंदर हम लोग हेडिंग का भी टैग यूज़ कर रहे होते हैं, इसके अंदर हम लोग पैराग्राफ का भी टैग यूज़ कर रहे होते हैं, इसके अंदर हम लोग टेबल का भी यूज़ कर रहे होते हैं, फिर इनपुट का भी यूज़ कर रहे होते हैं। तो टेबल के अंदर मल्टीपल टैग्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं। समझ में आई बात? जी जी। तो अब आगे बढ़ें।
वापसी लिस्ट पे हैं। जी। देखें सारे टैग्स में पढ़ाने का मेरे पास टाइम नहीं है सारे टैग्स, तो सेल्फ स्टडी भी करा करें। ये कोर्स बेसिकली आप लोग के सेल्फ स्टडी पे ही है सारा बेस। अगर मैं इसमें आपको एब्रीवेशन का टैग पढ़ाने बैठ जाऊँ तो फिर सारा टाइम वहीं पे निकल जाएगा। एब्रीवेशन का टैग पता है क्या होता है? नहीं। ये देखें, एब्रीवेशन के अंदर आता है एक एट्रीब्यूट टाइटल, सही है। इसमें जो भी लिखना होता है ना, जैसे ये लिख दिया मैंने, फिर यहाँ पे छोटा सा ये लिख दिया। अब ये देखें, इसमें मैंने होवर करा है ना, इस पर सिर्फ माउस रखा है, नीचे पूरी इसकी डेफिनेशन आ गई, माय नेम इज समीर, जो मैंने टाइटल में लिखा था। जी। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट टैग्स हैं। आप लोग को मैंने सारी मतलब वेबसाइट बता दी है कि जो भी टैग आप लोग को पढ़ना है, ये सारे टैग्स देखना, ये सारे टैग्स हैं। एड्रेस का टैग, एरिया का टैग, आर्टिकल का टैग, बिग का टैग, बॉडी का टैग, ब्लॉक कोड का टैग। ब्लॉक कोड का टैग देखें, यहाँ पे आएँ बस, HTML यहाँ W3 स्कूल लिखें, यहाँ पे ट्यूटोरियल्स में जाएं, लर्न HTML दबाएं, ये साइड में सारे टैग्स आ गए, वन टू ऑल टैग्स। यहाँ पे वीडियो का टैग भी आ रहा है, मीडिया का टैग भी आ रहा है। तो यहाँ पे देखें, नीचे थोड़ा करेंगे ना, ट्राई इट योरसेल्फ है, हर टैग को खोल के देखें ये कर क्या रहा है। इस तरह से आपकी सेल्फ लर्निंग भी होंगी, और जो टैग मुझे भी पता नहीं होंगे क्योंकि मैंने ये पूरी पढ़ी नहीं है, जो टैग मुझे भी पता नहीं होंगे वो आपको आ जाएंगे। लिस्ट समझ में आ गई? जी। ये आगे दो लिस्ट होती हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट। इसके बाद एक लिस्ट तो नहीं, एक होती है डिस्क्रिप्शन होती हैं, डिस्क्रिप्शन लिस्ट में ही आती है पर डिस्क्रिप्शन है। उसके लिए DL, जो नॉर्मल से लिस्ट के लिए, अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए UL, ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए OL, डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए DL। अब इसमें DT, DL, DT, वेब क्लास, DD। अब मुझे कौन बताएगा ये DT और DD क्या है? नाम से डिफाइन होते हैं ज़्यादा ट्रैक, उसकी एब्रीवेशन होती है शॉर्ट फॉर्म। ट्राई करें, कोई भी मसला नहीं है। डेटा ड्यूटी DD तो सही है, डेटा हो गया। अब ये DT क्या है? डेटा ड्यूटी डेटा टाइटल ऑब्वियसली, जो हम लोग का लिस्ट का टाइटल है, लिस्ट के पर्टिकुलर एलिमेंट का जो टाइटल है। अब इधर है, ये देखें, वेब क्लास, उसके नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन आ गई, सही है। इसी तरह से हम मल्टीपल कर सकते हैं। ड्यूटी का सही है सर। क्या? ड्यूटी का डेटा यही है। DD का डेटा है, इसका है डेटा, इसका है टाइटल। ओके, डेटा ड्यूटी का डिस्क्रिप्शन, डेटा टाइटल। DL का है डेटा लिस्ट। ओके, समझ में आ गया? क्या है? आई मीन डेटा लिस्ट नहीं, डिस्क्रिप्शन लिस्ट, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ओके, जी। CSS पे चलें आप, क्योंकि बेसिक टेक्स्ट तो आप लोग को आ गया आई सपोज। डीडी सर इसमें जो हेडर फुटर और मेन जो ऑप्शन होते हैं टेक्स्ट, तो वो आप डिफाइन करेंगे या वो सीएसएस में करेंगे? हेडर फुटर और कौन सा? मेन के टेक्स्ट जो होते हैं। नहीं, वो CSS में करेंगे ना, वो पूरा जब हम लोग एक वेबसाइट पूरी इस तरह से बना रहे होंगे जिसमें हेडर फुटर डीडी क्या वगैरह। होता है?
डी डेटा डिस्क्रिप्शन, ये डेटा टाइटल, डेटा डिस्क्रिप्शन। सही। HTML के जो कुछ टैग्स हैं वो हम CSS में ही पढ़ेंगे अभी। जी अभी हम लोग CSS पे ही जा रहे हैं। अभी ये जो इतने सारे टैग्स हैं, वही मैं आपको बोल रहा हूँ, सेल्फ स्टडी भी करें। जैसे इन्होंने बताया कि हेडर फुटर और उसके टैग्स, ये भी मल्टी टैग्स होते हैं। मैं अभी मेन टैग पढ़ा रहा हूँ आप लोग को। हेडर का टैग है, इसी तरह से फुटर का टैग है, और फिर मेन का टैग है। इसमें हेलो, आई एम हेडर, हेलो, आई एम। ये मैं उस टाइम पढ़ाने वाला था जब मैं एक CSS पढ़ा रहे होंगे, पूरी जब एक लेआउट बना रहे होंगे ना, ये लेआउट में आ रहे हैं बेसिकली। ये देखें ओके अभी सर, तो जैसा आप बेहतर समझे, जिसको हमें समझ में आ जाए फिर उसमें पढ़ा जाए। ये एक तरह से div ही का टैग होता है, पर ये डिफाइन कर रहे होते हैं, सेल्फ डिफाइन किया। मतलब हेडर का टैग है, अगर मैं इसको नीचे भी करूँ ये नीचे भी आ जाएगा। ये div का ही टैग है एक तरह से, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। और वो CSS पे चलें अब हम लोग सब, सबको टैग्स क्लियर है? जी क्लियर है। इसमें मुझे सबकी हाँ चाहिए। जी क्लियर है। शादिब, बिलाल, अर्मिश। वालेकुम। क्लियर है, क्लियर है। जी क्लियर है। ओके। समीर साहब, जी मिस्टर रॉजर्स। जी समीर साहब मुझे बताएं कि ये हमने जो अभी तक HTML की क्लास पढ़ी है, इसमें ये सिर्फ टैग्स ही हैं जी अभी सिर्फ अभी टैग्स फिलहाल? हैं। अभी ये HTML में टैग्स ही होते हैं, और लिंक कराना बताया है थोड़ा। ठीक है, लिंक कराना और टैग्स होते हैं, इसके अलावा इसमें कोई फर्दर क्लास नहीं होती, मतलब इसकी और फर्दर आगे स्टडी नहीं है इसकी? इसकी स्टडी है, मतलब आप ये HTML जो है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, स्ट्रक्चरल लैंग्वेज है, सही है। ठीक इसमें है, ये ठीक जो है, जैसे आप ह्यूमन बॉडी है, उसमें आपके बोन्स हैं, स्ट्रक्चर है वो आपके फंक्शंस वगैरह डिफाइन नहीं कर रहे होते, पर आपको स्टैंड होने में, आपकी हर चीज़ में आपकी मदद कर रही होती है। इस तरह से ये स्ट्रक्चरल लैंग्वेज है। ये समझ लें बोन्स हैं वेब डेवलपमेंट के। अब इस पे जो भी लगा रहे हैं, CSS लगा रहे हैं, जावा स्क्रिप्ट करा रहे हैं, वो इसके एडिशनल फीचर्स हैं कि CSS से आपके फिर लुक्स वगैरह बनेंगे, जावा स्क्रिप्ट से आपके फंक्शंस वगैरह बनेंगे। सही है, ठीक है, ये नहीं है ठीक कि है। ओ, यहाँ तक पढ़ ली ख़त्म हो गया। अब जो सारी चीज़ें अटैच वगैरह होंगी ना, CSS की फ़ाइल वगैरह जो अटैच होंगी, क्लासेस अटैच होंगी, जावा स्क्रिप्ट के फंक्शंस जो अटैच होंगे, वो इन पे अटैच होंगे। सही है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैंने और पूछनी थी, वो ये था कि जो ये आपने लिंकिंग का भी बताया है, लिंक का आपने इसी क्लास में बताया या इससे पहले वाली क्लास में बताया था? जी इससे पहले वाली क्लास में बताया। ठीक है, तो फिर सही है। अगर पहले वाली क्लास में बताया था तो फिर तो मुझे रिकॉर्डेड लेक्चर ही देखना पड़ेगा, या इस क्लास में हमने दोबारा वो रिडिफाइन नहीं करा? नहीं मैं अभी डिफ़ाइन करूँगा, क्योंकि CSS की भी हम लोग एक्सटर्नल टाइप पढ़ेंगे, इंटरनल टाइप पढ़ेंगे, और इनलाइन स्टाइलिंग पढ़ेंगे। सही है। ओके, ठीक है, सही है। चले, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। सर इसके अंदर आप थोड़ा सा वो मुझे डिफाइन करें कि जो आप लिंक करेंगे वो इसी में करेंगे, जो विजुअल स्टूडियो में करेंगे, या इसके लिए अलग सॉफ्टवेयर होगा? CSS अलग है तो जावास्क्रिप्ट अलग है। नहीं 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 नहीं, ये बिल्कुल। स्टाइल डॉट सी एस एस आ जाता है इसके अंदर। हाँ आप ये लोग, हम लोग ने CSS को, विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड कराने का मकसद ही यही था कि आपके ये जो ये दिख रहा है, ये मेरा फोल्डर है, ये वाला जो स्टाइल डॉट सी एस एस आ जाएगा। ये देखें फोल्डर। अगर आप पहली क्लास की रिकॉर्डिंग देखेंगे, जैसे ये बता रहे हैं, अच्छा लगा मुझे ये बता रहे हैं कि स्टाइल डॉट CSS एक्सटेंशन चेंज होते हैं, फाइल जो बेस कर रही होती है वो अपने उनके एक्सटेंशन पे हो रही होती है। जैसे HTML की फ़ाइल क्रिएट करने के लिए इसका जो एक्सटेंशन है ना, .html है। अगर आप किसी इमेजेस की फ़ाइल देखेंगे तो इसका एक्सटेंशन है .jpg। हर फाइल अपने आप को एक्सटेंशन से डिफ़ाइन कर रही होती है कि वो फ़ाइल है क्या। इस तरह से अगर मुझे CSS की फ़ाइल बनानी है, अब हम CSS की तरफ जाना है, ये एक्सटर्नल CSS कहलाती है, कोई दूसरी फ़ाइल बना के इसको लिंक कराएं। तो हम लोग को CSS की फ़ाइल बनानी है, मैं यहाँ पे दे दूँगा कोई भी नाम, जिस नाम से मुझे अपने सेव कराने हैं। मैं स्टाइल शीट 1 दे देता हूँ, फिर इसके आगे डॉट लगा के इसका एक्सटेंशन। देखिए अगर मैं खाली डॉट लगाऊंगा ना, विजुअल स्टूडियो हम लोग को एरर दे रहा है,
द नेम स्टाइल शीट डॉट इज नॉट अ वैलिड एज अ फाइल और फोल्डर नेम, प्लीज़ चूज़ अ डिफरेंट नेम। क्योंकि हम लोग को डॉट दबा के इसकी एक्सटेंशन बतानी होती है। मैंने यहाँ पे लिखा सी लिखा, ये सी लैंग्वेज की फ़ाइल कन्वर्ट, सी लैंग्वेज की फ़ाइल बन गई। एस लिखा, ये सी हैश की बन गई जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एस लिखा, ये देखें स्टाइल शीट की बन गई। यहाँ पे CSS लिखा, एंटर दबा दिया, ये हमारी स्टाइल शीट की फ़ाइल बन गई। हर फाइल अपनी एक्सटेंशन से बताई जाती है कि ये किसकी फ़ाइल है। सही है। ओके सर। समीर भाई, जी तो यानी कि ये जो विजुअल स्टूडियो कोड हमने जो अपने सिस्टम में करा है डाउनलोड, तो इस पे हम और ऐसे कितने टाइप के एक्सटेंशंस बना सकते हैं? यानी ये सारी प्रोग्रामिंग इसके ऊपर हो सकती है? देखें, ये विजुअल स्टूडियो कोड जो है ये एक IDE कहलाता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ये मल्टीपल IDEs होते हैं। जैसे मुझे अभी पाइथन पे कोडिंग करनी थी, पाइथन के लिए बेस्ट होता है जुपिटर। सही है। इसमें जो जो भी आपका लैंग्वेजेस सपोर्ट तो सारी करी होती है। इस पर मैंने अभी पाइथन का भी थोड़ा सा एडिट करना था, वो कर लिया, या इसमें जावास्क्रिप्ट का करना है, इसमें सी का करना है, वो भी चल जाएगा। पर एक चीज़ होती है ना, क्या नहीं बेस्ट होता। सी का एक्सटेंशन आते हैं, हो जाता है, मैंने करा है। वहाँ पे कंसोल, यहाँ पे देखें कंट्रोल ये आता है, यहाँ पे आप कंसोल बना सकते हैं। इसमें सी का कंसोल लॉग का आउटपुट आ जाता है। नेटिव का तो नहीं होता। नेटिव के जो आप सी उसकी नेटिव रिएक्ट नेटिव की बात कर रहे हैं। हेलो। जी जी। रिएक्ट नेटिव के लिए तो आपको एंड्रॉयड स्टूडियो के लिए एमुलेटर बनाना होता है, और रिएक्ट नेटिव के लिए भी हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड ही यूज़ कर रहे होते हैं। चलें आगे बढ़ते हैं, CSS पे आते हैं। सही है। CSS पे हम लोग को ये हम लोग ने फ़ाइल तो बना दी, जो हमारी लास्ट क्लास में होंगे उसमें एंडिंग पे मैंने आपको बताया था लिंक कैसे होती है। स्टाइल शीट लिंक कराने के लिए यहाँ पे हेड के टैग में एक लिंक का टैग आएगा, लिंक लिंक। इसमें हम लोग रेफरेंस बता देंगे, वो रिलेशन बता देंगे। रिलेशन क्या है? रिलेशन स्टाइल शीट। फिर इसमें हम लोग हरीफ हरीफ जो होती है href, मतलब लोकेशन के लिए बता दें कि हमारे फोल्डर में कहाँ पर है। यहाँ पे कंट्रोल स्पेस दबाएंगे, ये आपका फ़ोल्डर खुल गया। ये आपका जो ये फ़ोल्डर है, ये देखें सारे एलिमेंट्स यही हैं। अब हम लोग की जो स्टाइल शीट हम लोग ने सेव कराई है, ये है स्टाइल शीट 1 के नाम से .css। इस पर क्लिक कर दें या फिर इधर करके यहाँ पे एंटर दबा दें, या फिर पूरा लिख लें, ये करा, और फिर ये टैग बंद कर दिया। ये हमारी जो ये वाली फ़ाइल है वो इस फाइल से वो हो गई, अटैच हो गई, लिंक हो गई। अब जब भी ये फ़ाइल लोड होगी, पहले ये वाली फ़ाइल लोड होगी, फिर इसकी बॉडी लोड होगी, क्योंकि ये हेड में, अगर मैं नीचे लिंक कर रहा होता हूँ तो लास्ट में, तो फिर लास्ट में वो लोड होती। अब हेड में अब यहाँ पे मुझे कोई स्पैन बना दिया, मैंने ऐसे स्पैन बना दिया, हेलो आई एम स्पैन। यहाँ पे आया, मैंने एक क्लास बना दी। क्लास बनाने के दो तरीके, मतलब क्लास का एक तरीका होता है डॉट लगा के, ये क्लास रेड। सही है। एलिमेंट को स्टाइल करने के मल्टीपल तरीके होते हैं। एक होता है क्लास बनाने के, जैसे हम डॉट लगा के कर देंगे ना, ये देखें एलिमेंट आ गया, क्लास क्लास अब हम डालेंगे ये। और दूसरा तरीका है उससे लेने का, आईडी से लेने का, हैश क्लास आईडी। और ये अब मैंने यहाँ पे हैश लिखा, ये देखें, अभी मैंने यहाँ पे होवर करा, हैश विजुअल स्टूडियो कोड खुद हम मुझे ना सजेशन दे रहा है कि अब जिस एलिमेंट में क्लास रेड होगी, उस पर ये सारी क्लास चलेगी, जो ये वाली क्लास चलेगी जो हम लोग डिफाइन करेंगे इसमें। सही है, समझ में आ रहा है? और अभी वेट कर मैंने दें एक बार। एक मिनट, ये मैंने इस पर होवर कराया ना, बस
अब जिस एलिमेंट में भी ये वाली क्लास होगी ना, मतलब एट्रीब्यूट होगा क्लास का और उसमें लिखी हुई होगी क्लास रेड, उसमें जो जो मैं यहाँ पे उसको प्रॉपर्टीज़ दूंगा, CSS की प्रॉपर्टीज़ दूंगा, वो सारी उस एलिमेंट पे चलेगी। इसी तरह से मैं हैश तो अल्फाज हमको स्टाइल करना है उसके लिए, जी, जो वर्ड हमें स्टाइल करना है उसके लिए आप ये डाल लें। जो एलिमेंट, जो टैग हमें स्टाइल करना है, जो टैग का कंटेंट स्टाइल करना है, सही है। जी। अब ये देखें, मैंने हैश मतलब हैश वाले पे रखा, हैश वाले ने खुद डिफाइन कर दिया जिस एलिमेंट में ये वाली आईडी होगी, एट्रीब्यूट आईडी ये वाला होगा क्लास आईडी के नाम से, उस एलिमेंट पे ही यही वाली क्लास चलेगी, बाकी किसी पे नहीं चलेगी, सही है। ये खुद डिफाइन कर रहे होता है, मतलब आईडी का फ़ायदा ये होता है। ये देखें, डिफरेंस दिख रहा है, एट्रीब्यूट का डिफरेंस दिख रहा है एलिमेंट के टैग में। सर दोबारा से डिफाइन कर दो, समझ में नहीं आ रही है। अच्छा एक मिनट रुकें। फैजान आप अपना माइक म्यूट कर दो, ठीक है। सही है। ये देखें, क्लास को कोई जो क्लास आप क्रिएट करते हैं उसको अप्लाई करने के 3 तरीके होते हैं। उसको आप एज अ क्लास डिक्लेयर करके अप्लाई करें, या एज एन आईडी डिक्लेयर करके अप्लाई करें, या नॉर्मल टैग पे अप्लाई करें, सही है। अगर आप नॉर्मल टैग पे अप्लाई करते हैं, जो जितने भी टैग्स हैं, जितने भी टैग हैं H1 के, या जो भी टैग आप यहाँ पे डिफाइन करते हैं, स्पैन का टैग, सर ये लेक्चर आप भेजेंगे डिस्कॉर्ड पे? ये यूट्यूब पे अपलोड होगा, सही है। कब तक हो जाएगा? ये तकरीबन 1-2 दिन में हो जाएगा। सही। और एक होता है इसमें अप्लाई करने का स्टार, सही है। देखिए जो ये स्टार का ऑपरेटर होता है ना, CSS में मल्टीपल ऑपरेटर होते हैं, सेलेक्टर्स होते हैं, सही है। एलिमेंट को सेलेक्ट करने के CSS में मल्टीपल तरीके होते हैं। जैसे अगर एक एलिमेंट में क्लास है, क्लास से सेलेक्ट करना है तो उसको सेलेक्ट करने के लिए डॉट करके जो उसमें क्लास है वो लगानी होती है। इसी तरह से आईडी को सेलेक्ट करने के लिए हैश लगा के जो उसकी आईडी है वो लगानी होती है। और यूनिवर्सल मतलब एलिमेंट टैग को सेलेक्ट करने के लिए कि उस फाइल में जितने भी ये वाले टैग्स हैं, हेडिंग के टैग हैं, अगर उसमें कोई क्लास या आईडी नहीं है तो उन सब पे जो CSS अप्लाई करनी है, जो प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करनी है, उनको अप्लाई करने का ये तरीका होता है कि कोई भी डॉट या हैश न लगाएं, बस
उस टैग का नाम लिखें और ब्रैकेट ओपन कर दें, ब्रैकेट क्लोज कर दें, उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर जो भी प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है वो कर दें। सही है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? जी सर। सर ये एक दफ़ा रिपीट कर दें। देखें, एक एलिमेंट को CSS में सेलेक्ट करने के लिए, सही है, जब एक एलिमेंट है, CSS के पास अपना ब्रेन तो नहीं है ना कि हम क्या चाह रहे हैं वो लगा देगा, जिस एलिमेंट पे चाह रहे आमिर हैं एक वो मिनट उस एक पे मिनट, लगा। एचटीएमएल जरा एचटीएमएल की फाइल ऑन करना। हाँ तो ये देखें, बॉडी के अंदर हमने H1 के 3 एलिमेंट्स बनाए हुए हैं, ठीक है। उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हमने एक जगह आईडी दी, एक जगह क्लास दी और एक जगह उसको एम्प्टी छोड़ दिया, ठीक है। हमने एक तरह से उसको एक पहचान दी है, ठीक है। हम उसको उस आईडी को गेट करके H1 के साथ हम जो भी CSS लगाएंगे वो उसके साथ लग जाएगी। लेकिन आईडी को CSS में कैच करने के अलग तरीका होता है, क्लास को कैच करने का अलग तरीका होता है और टैग को कैच करने का अलग तरीका होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको फर्स्ट वन आईडी दी क्लास आईडी, ठीक है। और सेकंड वन में हमने सिर्फ क्लास दी और CSS में जाना। हाँ तो यहाँ पे हमने क्लास को एक्सेस करने की कोशिश की पहले, कि हमारी जो पहले हमने CSS की फाइल को लिंक करा हमारे HTML से, ठीक है। और फिर उस क्लास को गेट किया डॉट क्लास रेड, ठीक है। हमने उस क्लास को गेट करके अब उसकी बॉडी ओपन करी है। अब यहाँ पे जो भी हम CSS लगाएंगे वो ऑटोमेटिकली उस टैग के अंदर उस क्लास में जाके ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी। तो ये क्योंकि ये क्लास थी क्लास रेड, तो हमने इसको डॉट करके एक्सेस किया। सेकंड वन क्लास आईडी थी, उसको हमने हैश से एक्सेस किया। क्लास आईडी को गेट करने का तरीका है हैश, ठीक है। हमने यहाँ पे जो CSS लगाई वो अप्लाई हो गई। और अगर आपने किसी टैग पे लगानी है, कोई भी CSS किसी टैग पे लगानी है, फॉर एग्जांपल आपकी HTML की फाइल के अंदर 10 H1 के टैग हैं, आप चाह रहे हो कि H1 के टैग में सब में एक CSS जेनेरिक होके अप्लाई हो जाए, तो आप उसको इस तरीके से लगाएंगे। सिर्फ आपने टैग डिफाइन करना है। और अभी अगर यहाँ पे टैग से पहले H1 से पहले डॉट लगा देंगे या हैश लगा देंगे ना, तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि डॉट लगाएंगे तो वो ढूंढेगा क्या, आईडी। हैश लगाएंगे तो वो क्या ढूंढेगा, क्लास, ठीक है। लेकिन ना H1 की कोई आईडी है ना क्लास है, H1 क्या है, सिंपल एक टैग है। तो हम टैग से पहले कोई भी आइडेंटिटी नहीं लगाते, वो डायरेक्ट H1 स्पैन, ये जो भी हमारा टैग है हम उसको डायरेक्ट ओपन करते हैं। और जहाँ क्लास और आईडी की बात आती है हम उसको डॉट और हैश से उसको सिर्फ हम एक्सेस करते हैं, ये बताने के लिए कि ये जो CSS है ये पर्टिकुलर आईडी पे ही अप्लाई हो या पर्टिकुलर क्लास पे अप्लाई हो। और अगर हमने जेनेरिक किसी टैग पे लगाने हैं तो हम डायरेक्ट टैग ओपन कर देते हैं। तो HTML खोलना, ये HTML का कोड है और वो CSS का कोड था, सिर्फ इसको हमने एक्सेस करने के लिए वहाँ पे आइडेंटिटी दी है। अब सबको क्लियर है? सर हाँ लेकिन उसामा भाई यहाँ तक तो मुझे बात समझ आ गई, लेकिन इसमें एक चीज़ ना कंफ्यूज कर रही है। हम्म। वो ये CSS वाली फाइल खोलें दोबारा जी। इसमें देखें, सबसे पहले हमने लिखा डॉट क्लास रेड, ठीक है ना, वो एक ब्रैकेट ओपन हो रहा है और फिर एक फोर्थ लाइन में जाके वो ब्रैकेट क्लोज हो रहा है, उसके बाद एक और हैश टैग क्लास आईडी आ रही है, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है जबकि ये दोनों एक ही चीज़ को एक्सेस कर रही हैं? देखें, मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ इसमें। ये डॉट जो है ना, ये एलिमेंट को पिक करती है क्लास से। जैसे मैंने अभी आपको जावास्क्रिप्ट में जब मैं फंक्शन बना रहा था एज अ वो करने के लिए, एक मिनट रुकिए, मैं आपको इसको डिफाइन कर देता हूँ आपको। ओके ओके ओके। जैसे हम लोग को लेना होता है ना डॉक्यूमेंट, जैसे डॉक्यूमेंट एक है एलिमेंट, सही है, डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी या क्लास नेम, दोनों में डिफरेंस दिख रहा है। अगर किसी एलिमेंट को आईडी से पिक करना है ना, उसके लिए हम लोग स्टाइल शीट में लगाते हैं हैश। अगर ये जुनेश, ये कोई जुनैश, अच्छा ठीक है, बंद कर ली। मैंने म्यूट कर दिया उनको थोड़ी देर के लिए। और अगर हमें कोई एलिमेंट एज अ क्लास नेम से चाहिए होता है, ये है ना क्लास नेम, अभी आपको डिफाइन कर रहा था मैं इतनी देर पहले से कि क्लास मल्टीपल जगह पे लगा सकते हैं, आईडी यूनिक रखनी होती है।
अगर कोई एलिमेंट को हम लोग को एक्सेस करना है, उस एलिमेंट को उठाना है, उस एलिमेंट को पे कोई प्रॉपर्टीज़ लगानी है क्लास नेम से, अगर ये वाला क्लास नेम, इन सब पे मुझे वो प्रॉपर्टी लगानी है, तो ये मैंने डॉट करके एलिमेंट लिया। अभी इन सबको भूल जाएं, सही है। ये देखें बस, ये जो कहलाता है ना डॉट, ये CSS में कहलाता है CSS सेलेक्टर। CSS सेलेक्टर सेलेक्टर के मायने क्या होते हैं, आप मुझे सेलेक्टर बताएं। यूज करने वाला। बस चूज़ करने वाला है। अब ये जो CSS के सेलेक्टर के आगे जो भी आता है ना, वो ये डिफाइन कर रहा है कि ये चूज़ करने वाला चूज़ कैसे करेगा, किसे करेगा, आई मीन। इसमें CSS में होते हैं 4 सेलेक्टर, एक डॉट, सही है, एक हैश, एक टैग नेम और एक स्टार। ये 4 सेलेक्टर्स होते हैं। डॉट जो चूज़ कर रहा होता है, ये कर रहा होता है फॉर विथ क्लास नेम। जिस भी HTML के टैग में, जिस भी यहाँ पे HTML के टैग में क्लास का एट्रीब्यूट हो और उसमें ये वाली क्लास हो, वो वाला सिलेक्टर उन एलिमेंट्स को चूज़ करके उन पे वो प्रॉपर्टी लगाएगा। सही है, इतना समझ में आ गया। यस, ठीक है। इसी ये तो तरह समझ से में आ गया, लेकिन जब इसी तरह से ये हैश का है। अब हैश चूज़ करेगा ID से, विथ ID। जिस एलिमेंट में ये एट्रीब्यूट हो ID का और वो सेटिस्फाई कर दे कि जो उसके आगे लिखा हुआ है, जो ID के एट्रीब्यूट में लिखा हुआ है, वो इस सेलेक्टर के आगे होगा, तो ये सेलेक्टर यूज़ करेगा, उन चूज़ कर लेगा उन सारे HTML के टैग को, फिर उन पे ID लगा, उन पे ये वाली प्रॉपर्टी लगा देगा। अब बचा टैग नेम, ये टैग से उठाता है। इसमें हम जो भी लिखेंगे, जैसे मुझे सारे उस पर डॉक्यूमेंट में चाहिए सारे H1, यहाँ पे H1 के सारे टैग, ये अब चूज़ करेगा सारे H1 के टैग को। अगर उसमें ID का या क्लास का कोई एट्रीब्यूट नहीं है, या अगर है भी तो भी चूज़ करेगा, पर तरजीह देगा, अगर CSS की फाइल चल रही होती है ना, तो तरजीह देता है जो उसमें सेलेक्टर्स हों, उसको एट्रीब्यूट्स हों उनको। समझ में आई इतनी बात। आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही बिल्कुल। जी जी। अभी और ये जो स्टार का जो टैग है, ये सब के लिए ये कहलाता है यूनिवर्सल सेलेक्टर। एक होता है ना भाई सब आ जाओ, ये वो है। सर, और इसमें प्रियोरिटी ये तो किसको मिलती समझ में है, आ कौन गई, से वाले सेलेक्टर को? लेकिन जब जी बोलें अदनान, मैं अभी ये प्रायोरिटी की बताता हूँ। जी, मेरा ये सवाल है कि आईडी से अगर हम किसी को टारगेट करते हैं या क्लास से, तो इन दोनों में से प्रियोरिटी कौन से वाले को मिलेगी, क्लास को या टैग को या आईडी को? देखें, जो बाद में लिखी हुई होगी उसके प्रायोरिटी बाद में मिलेगी। दिखाता हूँ मैं, एक मिनट। एक मिनट, ये ज़्यादा ही लिख दी। ये देखें, टॉप वाली देखें, अभी बस ये छोड़ दें, ये दोनों वाली कमेंट कर देता हूँ, सही है। ये टॉप वाली है। अब इसमें मैंने ये जो कलर ब्लू है, इसकी ID को बाद में लिखा हुआ था, तो इस वजह से ये आ गई। अब मैं अगर इसको काट के इसको बाद में लिख दूँ, एक मिनट, इधर भी सेव करना होता है। ID को प्रायोरिटी मिल रही है। इस तरह से अगर हम लोग को क्लास को प्रायोरिटी देनी है, क्लास वाले को प्रायोरिटी देनी है, जैसे बैकग्राउंड कलर रेड इसका हो, ये आगे की है, मैं आगे नहीं जाना चाह रहा क्योंकि अभी आप लोग इसमें ज़्यादा ही कंफ्यूज हैं। इसमें एक होता है इम्पोर्टेंट का टैग, ये अब सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी अब इसको मिलेगी। तो ID को प्रायोरिटी सबसे पहले मिलती है, फिर बाकियों को मिलती है। सही है।
सर और ऑर्डर मैटर हाँ नहीं करता है अगर मैं आईडी का ऊपर लिख दो क्लास का नीचे लिख दो तो उसका कोई मैटर नहीं करता। नहीं, उसका कोई मैटर नहीं करता। पहले ये देखें, अभी क्लास का अभी नीचे लिखा हुआ है ना हम लोग ने, ये क्लास है, तो आईडी को प्रायोरिटी ज़्यादा मिलती है। ये देखें, आईडी पे मिल गई। अगर अब मैं अब क्लास को भी ऊपर ही लिखूं, आईडी चलेगा क्योंकि आईडी की प्रायोरिटी ज़्यादा है। सही। गुड अच्छा क्वेश्चन। समीर भाई, ये जब आपने अभी एक इम्पोर्टेंट का भी टैग लगा था इसमें सीएसएस में, जब आपने इम्पोर्टेंट का टैग लगा था तो उसमें आपने वो ग्रेटर देन और लेस देन वाले सिंबल नहीं लगाया था, बल्कि आपने सिर्फ एक्सक्लेमेशन मार्क का वो लगाया था। तो ये भी क्या डिफरेंट चीज़ है? हेलो, आवाज़ आ रही है? हेलो, हेलो। आवाज़ आ रही है मेरी? जी आ रही आवाज़ आ है रही है, आ दोनों की रही। आ रही है। ओके ओके। मेरा सवाल समझ आया? जी जी, मुझे समझ में आ गया। ये मैं ओके आपको ओके अभी, ओके मैंने ये वो लगाने से पहले ही आपको बोला था कि उस पर नहीं जाइएगा, वो आगे की चीज़ है। ओके। इम्पोर्टेंट ठीक का ठीक जो ठीक। वो है, वो एक फॉर्मेट है किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस देने के लिए। जैसे हम लोग के पास मल्टीपल क्लासेस बनी हुई होंगी, एक एलिमेंट पे मल्टीपल क्लासेस लग रही होंगी, जैसे बैकग्राउंड की अलग लग रही होगी इसकी। एक क्लास में बैकग्राउंड कलर रेड है, दूसरे क्लास में बैकग्राउंड कलर ब्लैक है, सही है। उसमें से हम लोग को किसी क्लास में कॉन्फ्लिक्ट आ गया कि दूसरी वाली चल रही है, पहली वाली नहीं चल रही, जबकि हमें चलानी पहले वाली है। तो हम लोग, ये एक सिंटैक्स है, उस तरह से एक्सक्लेमेटरी इम्पोर्टेंट लगाते हैं, सही है, इस तरह से। ओके 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 ओके। इम्पोर्टेंट, सही है। सर मेरा सवाल ये है जी कि बोलें। जिस तरीके से आपने एचटीएमएल में div का टैग लगाया था, ठीक है, तो जब हम div का टैग लगा लेंगे तो इन जी सबको अलग अलग डिफाइन कैसे करेंगे? जैसे आपने H1 का बताया कि H1 की जितनी भी हेडिंग्स होंगी उसको आपने कलर चेंज करना हो, कुछ करना हो, तो ये टैग जी लगेगा। तो इसका मुझे डिफाइन कर दें कि जब ये H1 के टैग्स होंगे और अगर हमने अलग अलग div बनाए हुए होंगे, तो क्या सारे H1 अगर हम इधर से लिंक करेंगे तो सारे ही चेंज होंगे? क्योंकि वहां तो आपने पार्टीशन बनवाए होंगे div के अंदर। जी। आप div को क्लास दे सकते हैं, आप div को आईडीज दे सकते हैं, जैसे div को क्लास मतलब क्लास नेम दे सकते हैं। और इस तरह से एडवांस में आता है कि पर्टिकुलर div का क्लास नेम सही है, और सेलेक्टर्स इसके और भी सिलेक्टर होते हैं। इस क्लास नेम में जितने भी H1 होंगे ये उस पर अप्लाई करेगा, सही है, इस तरह से। ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे एस सी हम्म। एस एस में। अभी आप सी एस एस पढ़ें। उसमें ये सारी जो है ना वो पेरेंट टू चाइल्ड जहाँ स्पेसिफिक अगर लगाना है तो वो भी पॉसिबल हो जाता है। लेकिन अगर आप पूरी फाइल में एच वन कहीं भी लिखा हो, भले वो डिव के अंदर हो या डिव के बाहर हो, कितने ही अंदर क्यों ना हो, अगर आपने सी एस एस की फाइल को लिंक किया हुआ है और एच वन को आप लगाते हैं तो वो जितने भी एच वन होंगे सब पे अप्लाई होगा। ये वाली की बात करना है ये। नहीं, वो तो अप्लाई होगा, वो बात आपकी सही है, लेकिन अगर हमने कुछ H1 को अप्लाई नहीं करना है। इसके लिए प्रो सेलेक्टर्स होते हैं, उसका मुझे अभी याद नहीं आ रहा। आई थिंक नॉट वाला भी होता है। ये देखें ना, इतने सारे ये सेलेक्टर्स आ रहे हैं। आफ्टर, बिफोर, एंड चाइल्ड भी होता है, फर्स्ट लाइन या एंड चाइल्ड, एंड कॉलम, लास्ट चाइल्ड, जिन पे नहीं करना होता इन सब पे होता है। ये एडवांस सीएसएस है। अगर किसी पे आपको प्रॉपर्टीज़ नहीं लगानी, आपने डिव पे लगाई हुई है, उसमें से हटानी है, तो एक नई क्लास बना के उसमें दे दें, या इनलाइन सीएसएस यूज़ करें। सही है, समझ में आया बात? ठीक है सर। और किसी को कोई क्वेश्चन, या आगे चलें? अगर हम सिर्फ स्टार का वो स्टार यूज करें तो आईडी और क्लास यूज करना आवाज़ जरूरी थोड़ी है? आपकी काफ़ी दूर चली गई। मैं कह रहा हूँ अगर स्टार यूज करें सिर्फ तो आईडी और क्लास भी यूज करना जरूरी है? किसी को समझ में आया इन्होंने क्या बोला? आपकी आवाज़ गायब हो रही है बीच में। अच्छा समीर भाई, एक मसला भी था जो आपसे डिस्कस करना था। अगर हम कोई सवाल नहीं कर पाए या माइक में कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो क्या वो हम टाइप कर सकते हैं? टाइप करके भी बता सकते हैं ना, उसमें तो कोई इशू नहीं है? जी देखिए, मेरे पास ना ये एक ओपन होता है कि इसका ठीक ये है। जो डिस्कॉर्ड ओपन होता है, इसमें आप लोग की जो चल रही है क्लास वो है, और जनरल का ओपन है। आप यहाँ पे जनरल में टाइप कर दें, मैं रिप्लाई कर दूँगा, सही है। जज़ाकल्लाह। और कोई क्वेश्चन?
और कोई क्वेश्चन किसी को? और सर सिलेक्टर्स कंफर्म है? आप सिलेक्टर्स समझ में आ गए आप लोग को? जी ठीक है। अब ये जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं ये है एक्सटर्नल सीएसएस। सही है, एक फाइल बना दी। एक फाइल बना दी और उसको HTML के डॉक्यूमेंट से लिंक करा दिया। सही है। इन डीप जाने से पहले मैं आपको CSS की थोड़ी टाइप बताना चाह रहा हूँ। ये एक्सटर्नल CSS के एक फ़ाइल बना के उसमें फिर एक बॉडी के टैग में स्टाइल का टैग यूज़ करके अब इसमें जो भी इस क्लासेस का लिखना होगा, जैसे ये पूरा हम लोग ने काम करा है, इसमें हम लोग को ये अलाउ कर देता है कि हम ये इसमें लिख लें। सही है। अब ये कहलाती है इंटरनल CSS। सारी चीज़ वही है, बस यहाँ पे बॉडी के अंदर स्टाइल का टैग दे दिया। यहाँ पे हम लोग ने स्टाइल शीट के लिए CSS के लिए एक अलग फाइल बनाई थी, यहाँ पे हम लोग ने टैग दे दिया और मतलब विद इन HTML डॉक्यूमेंट यूज़ कर लिया। यहाँ पे हम लोग को किसी को लिंक कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये खुद ही रन हो जाएगा। ये देखें, ये हो गया। सही है, इतना क्लियर है? नहीं सर, इस पे क्वेश्चन है। जी बोलें। ये हमने मतलब ये कैसे किया, क्योंकि स्टाइलिंग वगैरह तो CSS वो एक अलग चीज़ है, HTML में हम टेक्सटिंग वगैरह करते हैं, तो फिर ये सब चीज़ें उसमें कैसे रिकॉल हुई HTML वाले प्रोग्राम में? ये रिकॉल नहीं हुई, ये मैंने पेस्ट करी हैं चीज़ें, ये मैंने पेस्ट करा है। ये स्टाइल का एक टैग है। इसका स्टाइल का टैग ना हम लोग को अलाउ करता है कि हम लोग उसके अंदर CSS की प्रॉपर्टीज़ बना सकें। इसी तरह से एक टैग मैं आपको बताता हूँ। मार्क्यू का टैग है। मार्क्यू हेलो आई एम ये देखें। इसके लिए आप क्या करते, अगर आपको इसको चलाना है इसके लिए आप बाकायदा जावा स्क्रिप्ट लगा रहे होते कि यहाँ से टैक्स इधर आए फिर इधर जाए। ये हेडलाइन खुद ही बन गई, मार्क्यू का टैग है। इस HTML स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज तो है पर ये काफ़ी एडवांस है। अगर आप देखेंगे ना HTML अभी HTML5 चल रहा है। स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज तो कहलाता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं कहलाता, पर इसके अंदर फंक्शंस हैं, सेल्फ डिफाइंड फंक्शन। जैसे अगर मैं हेड इस पर एब्रीवेशन का टैग लगाऊँ ABBR। सही है। इसमें टाइटल दे दूँ ये, और इसमें कुछ भी लिख दूँ। सही है। अब इसमें आप क्या कर रहे होते हैं कि जावा स्क्रिप्ट के लिए एक फंक्शन बना रहे होते हैं ऑन होवर पे, कि अगर ऑन होवर हो इसके नीचे यहाँ पे छोटी सी एक स्पैन आ जाए और वो कर ले, ये लिखा हुआ आ जाए। इस तरह से बहुत सारे मल्टीपल टैग्स हैं। वही तो मैं बोल रहा हूँ, हम लोग आपको मल्टीपल टैग्स नहीं पढ़ा सकते हैं क्योंकि टाइम कम है। आप लोग को सेल्फ लर्निंग करनी पड़ेगी कि हफ्ते में एक दिन क्लास होती है, मैं असेसमेंट आपको दे दूँगा, आप असेसमेंट करते हुए ना सेल्फ स्टडी करें। यहाँ से टैग्स पढ़ें, इतने सारे टैग्स हैं। ये देखें आई फ्रेम का टैग है। इसी तरह से ये क्लासेस का बता रहे हैं, एट्रीब्यूट, द क्लास एट्रीब्यूट, आईडी का एट्रीब्यूट बता रहे हैं, जावा स्क्रिप्ट का भी बता रहे हैं। ये देख रहे हैं, इतने सारे एट्रीब्यूट्स वगैरह बता रहे होते हैं। ये एट्रीब्यूट्स, हेडिंग, स्टाइल्स, ये सब। तो यहाँ से आप सेल्फ लर्निंग करें ताकि आप लोग को आया। सही है। बाकी कहीं पे अटकें तो हम लोग बैठे हैं, हम लोग से पूछ लें। बाकी कोई और इशू? ओ सर। आगे चलें आप। जी जनाब। अब दो तरीके आप लोग को CSS के पता चल गए। इनलाइन CSS, सही है। इंटरनल CSS ये कहलाती है इंटरनल CSS के बॉडी के टैग के अंदर
एक स्टाइल का टैग डाल दें और उसमें सारी क्लासेस या सारे क्लासेस डिफाइन कर दें कि क्लासेस किस तरीके से भी लेनी है, सिलेक्टर्स वगैरह ये सब। सही है। और एक्सटर्नल CSS के यहाँ पे स्टाइल शीट की .css के एक फ़ाइल बनाएं, फिर इसमें हेड के टैग में आके उसको लिंक कराएं। सही है। दो तरीके ये हो गए, समझ में आ गए दो तरीके। जी। और तीसरा तरीका ये होता है जो मैं पहले से आप लोग के सामने यूज़ कर रहा हूँ, इनलाइन CSS की जो कहलाते हैं। मैं आप डिफ़ाइन कर देते, एक मिनट रुकें। इंटरनल CSS स्टार, इंटरनल CSS एंड एक्सटर्नल CSS लिंक। अब जो हो रही होती है, जो मैं आप लोग के सामने पहले से यूज़ कर रहा हूँ, इंटरनल इनलाइन CSS के टैग के अंदर स्टाइल का एट्रीब्यूट डालें और इसके अंदर CSS की प्रॉपर्टीज़ लिख दें, जैसे बैकग्राउंड कलर ब्लैक। सही है। ये पूरी यही चीज़ लिखी हुई मैंने, ये देखना, ये पूरी एग्जैक्ट है, पर इसमें मुझे ना कोई क्लास बनानी पड़ी ना एट्रीब्यूट सेलेक्ट करना पड़ा। इससे क्या होगा, ये देखें, सबसे पहले जो तरजीह दी जाती है वो इंटरनल CSS को दी जाती है, इनलाइन CSS को, सॉरी, फिर बाकी CSS। आगे चलें। तीनों आज तरीके। इतना काफी है। जी मतलब मैं बस यही एंड कर रहा हूँ, मुझे पता है ये काफ़ी ज़्यादा हो गया सेलेक्टर्स हो जी। जी। बाकी समीर भाई वही, किसी को कोई जी क्वेश्चन है तो बोलना। जी ये है क्वेश्चन। यानी कि आपने इंटरनल सीएसएस जो अभी बताई है, तो अगर हम इंटरनल सीएसएस के थ्रू ही एचटीएमएल पे कोई काम कर लें, देखें। फिर हमें जी 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 बोलें। इंटरनल ये एचटीएमएल के ही पेज पे अगर हम इंटरनल ये स्टाइल की टैग्स लगा के हम इस पे सारी डिज़ाइनिंग कर लें, तो फिर हमें वहाँ सीएसएस पे वाले टैब पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। नहीं, असल में देखें, हम लोग को ना इतनी छोटी छोटी सी डिज़ाइनिंग नहीं करनी पड़ती। इसमें आपकी एनिमेशन भी आती है, फिर आपकी बाकी चीज़ें भी आ रही होती हैं। आपका HTML का पेज ही है कितना बड़ा होता है। अगर मैं यही W3 स्कूल का ये वाला पेज खोलूँ स्पेक एलिमेंट करके, ये देखना, ये सिर्फ HTML है इतनी सारी, ये HTML है इतनी सारी। अब आप अच्छा, इसमें इस चीज़ का एक एडवांटेज ये है कि फॉर एग्जांपल मैंने H1 की कोई बहुत अच्छी सी CSS बनाई, ठीक है, और अब मैंने वो CSS इनलाइन रखी, ठीक है। तो अब उस इनलाइन CSS को अगर मेरी वेबसाइट पे वैसा ही HTML मुझे 10 जगह चाहिए, तो मैं उस CSS को जगह जगह कॉपी पेस्ट करूँगा, ठीक है। और मेरा कोड जो है ना वो बहुत बुरा लगेगा दिखने में, ठीक है, क्लीन कोड नहीं होगा मेरा। और अगर इसी जगह और फॉर एग्जांपल वही बात रिपीट, कि अगर फॉर एग्जांपल वो H1 मेरा एक फाइल में H1 था, वहाँ मैंने पहली बार बनाया और इनलाइन CSS यूज़ करी या इंटरनल CSS यूज़ करी, ठीक है, तो उससे क्या होगा, वो जो H1 की जो प्रॉपर्टीज़ है ना, जो मैंने या तो इनलाइन यूज़ करी या इंटरनल यूज़ करी, उसको मैं किसी दूसरी फाइल में गेट नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। तो वो 10 जगह मुझे वो वही सेम कोड बार बार लिखना पड़ेगा। तो इससे बेहतर ये नहीं, अगर हम एक्सटर्नल यूज़ करूँगा, मैं H1 का एक बनाया मैंने, ये आईडी बनाई मेरी, जो भी मैंने CSS लिखी उसकी मैंने अच्छा सा नाम दिया उस क्लास को, और उसको एक बार लिखा, और हर जगह जहाँ भी मैंने उसको यूज़ करना है CSS को मैंने लिंक कराया फाइल के साथ, और उस आईडी को H1 में दिया, ऑटोमेटिकली वो हर जगह एक ही कोड यूज़ हो जाएगा। तो रीयूज़बिलिटी आपकी बढ़ जाती है। और ये जो हम index.css बनाते हैं, या जो भी हमारी फ़ाइल का नाम होगा, जो CSS की फ़ाइल होती है, इसमें भी होता है कि कुछ फ़ाइल्स होती हैं जो हम कुछ मखसूस डायरेक्टरी पे बनाते हैं, और एक फ़ाइल ऐसी होती है जो हम रूट डायरेक्टरी पे बनाते हैं। ये सारी चीज़ें आपको बाद में जाके समझ आएंगी कि रीयूज़बिलिटी क्या होती है। तो अभी ये है कि आप तीनों चीज़ें सीखें, ठीक है, आपको आनी तीनों चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर बहुत रेयर केस में किसी एक जगह CSS लगानी है, मैंने इनलाइन लिख लिया, मुझे पता है इसको मैंने कहीं और यूज़ नहीं करना। और अगर मेरे पास एक्सटर्नल का ऑप्शन है, मैंने एक्सटर्नल लिख दिया। एक जेनेरिक क्लास बनानी है, जेनेरिक कोई CSS का कोड लिखना है, तो मैं एक्सटर्नल या रूट डायरेक्टरी वाली CSS में लिख सकता हूँ। तो इसके अलग अलग फ़ायदे हैं। ओके ओके ओके।
उसामा भाई जेनेरिक मतलब जेनेरिक मतलब कॉमन क्लास बनानी। हो गया, सारे इश्यू सॉल्व हो गए? और कोई इश्यू तो किसी को? दोबारा डिफाइन कर दें, जी। दोबारा डिफाइन कर दें, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। कहाँ से डिफाइन करना है दोबारा? लास्ट जो आपने ऑप्शन डिफाइन किया वो ओवर दें। देखें, जो इंटरनल सीएसएस होती है ना, वो कहीं पे रीयूजेबल नहीं हो पाती, कि मतलब उस डॉक्यूमेंट के तो अंदर ही यूज़ हो जाती है। यहाँ पे मैंने एक क्लास में बहुत सारी वो बड़ी, ये जो छोटी सी आपको दिख रही है ना, ये छोटी सी क्लास नहीं है, इसमें ये अभी छोटी सी है, इसमें बड़ी बड़ी भी क्लासेस होती हैं कि आपको एनिमेशंस वगैरह करनी होती है सीएसएस में, तो बहुत बड़ी क्लास बन जाती है, तकरीबन 50 लाइन पे भी जा सकती हैं क्लास एक पर्टिकुलर क्लास। तो आप हर उसमें अगर आप लगा रहे होते हैं, हर आपको वो क्लास अलग अलग जगह पे यूज़ करनी होती है। आप इंटरनल में तो नहीं लिखेंगे इतनी बड़ी, आपका कोड ही इतना घिच पिच हो जाएगा। इंटरनल में भी नहीं करेंगे कि आपको अगर किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में चाहिए होगी वो क्लास, किसी दूसरे वेब पेज पे चाहिए होगी, तो दोबारा से लिखनी पड़ेगी। इस वजह से एक्सटर्नल यूज़ होती है कि एक दफ़ा डिफ़ाइन कर लें, फिर इसको इंपोर्ट कराएंगे वहाँ पे और कहीं पे भी लगा देंगे, तो रीयूजेबिलिटी हो जाती है। सही है। तो सर हाँ, रिकॉर्डिंग बंद कर दो, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। एक मिनट, बाकी इन लोग से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, फिर रिकॉर्डिंग ऑफ कर देते हैं। हम्म, सेलेक्टर समझ में आ गया? यस। और सर आइए। इनलाइन, एक्सटर्नल और इंटरनल में डिफरेंस समझ में आ गया? यस। जी सर। यस। बस फिर टेबल में कोई कंफ्यूजन या लिस्ट में? वो मैंने अभी वो देखी नहीं है, लेकिन वो मैं रिकॉर्डिंग इसकी देख लूंगा। और डिव में, जो पहले से है उसमें डिव में? सही है, आ गया। चलें, सही, फिर आज की क्लास इतनी ही रखते हैं।